गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा, है ना। तो वेक्टर अलजेब्रा में आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से आनी चाहिए जो कि अपने को आती है, एक्सेप्ट फॉर वन और टू थिंग्स जो मैं आपको आज ही सिखा दूंगा। ठीक है। तो वेक्टर अलजेब्रा नया चैप्टर रहेगा अपना। वेक्टर अलजेब्रा जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा तो थ्री डी ज्योमेट्री जो है उसी में काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। थ्री डी ज्योमेट्री के बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो वेक्टर पे ही निर्भर करते हैं। तो आपको वेक्टर आ जाएगा तो थ्री डी भी आ जाएगी, एंड वाइसी वर्सा, वेक्टर नहीं आता है तो थ्री डी नहीं आएगी। ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है। हालांकि ये चैप्टर बहुत आसान है अगर आप एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सीबीएसई बोर्ड्स, बहुत इजी बहुत इजी। हर एक्सरसाइज 15 मिनट में होती है, इतना आसान, फ्री के नंबर, बोर्ड एग्जाम में वेक्टर मतलब फ्री के नंबर, और स्टेट बोर्ड में भी। ठीक है। तो ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल द चैप्टर्स आर इजी। जहाँ तक सवाल रहा है रेफरेंस बुक्स का, जो मैं वेक्टर अलजेब्रा में यूज़ करने को बोलता हूँ, मैं आर डी शर्मा, जैसे कि मैंने डिटर्मिनेंट चैप्टर में आर डी शर्मा करने को बोला था आपको लास्ट ईयर, उसी उसी तरह से मैं आर डी शर्मा इसमें प्रेफर कराऊंगा आपको वेक्टर अलजेब्रा में। तो वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग आर डी शर्मा जरूर करेंगे सॉल्व बोर्ड एग्जाम की, और उससे अपनी बेसिक्स इतने क्लियर हो जाएंगे कि जेई के क्वेश्चंस तो मैं आपको क्लास में कराऊंगा ही कराऊंगा, वो भी आपको आसान लगने लगेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें जो प्री रिक्विजिट है चैप्टर में वो क्या क्या है वो पहले बता देता हूँ मैं आपको। प्री रिक्विजिट जो है वो सबसे पहला प्री रिक्विजिट है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए। फिर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए, है ना, जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए। स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आप लोगों ने ट्राइंगल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था ना। क्या पढ़ा था? HGOI, 4 पॉइंट पढ़े थे। चारों पॉइंट्स के बारे में आपको याद है कौन कौन क्या होता था, किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता, फॉर्मूला क्या होता था निकालने का, इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा बहुत आना चाहिए, बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होता है। ठीक है। और लास्ट चैप्टर जो है उसमें आपको साइन कोसाइन रूल आना चाहिए, जो कि एसओटी में हम लोग पढ़ते हैं। तो उसका खैर इतना वाइड एप्लीकेशन नहीं है, वो मैं आपको इसी चैप्टर के दौरान पढ़ा दूंगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि आपको और फिजिक्स वाला वेक्टर जो था वो आना चाहिए। फिजिक्स वाला वेक्टर मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, और और भी एक दो तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि व्हेन वेक्टर्स आर इक्वल, फिर वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है। अगर पता हो तो फायदा है, नहीं पता हो तो मैं तो वैसे भी आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो ये आपका प्रेरिक्विजिट हो गया। फटाफट रिवीजन करा देता हूँ मैं। देखते हैं कि कितने, अच्छा कौन मेरे को बता सकता है कि HGOI जो है, सबसे पहले तो मैं ही बता देता हूँ, ये ऑर्थो सेंटर है, ये सेंट्रॉइड है, ये सरकम सेंट्रो है, और ये इन सेंटर है। ये सब पता होगा आपको। ऑर्थो सेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? ऑल्टीट्यूड्स का। हाइट, हाइट या ऑल्टीट्यूड। सेंट्रॉइड होता है मीडियन का, और ऑर्थो सरकम सेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, और आई से होता है इन सेंटर जो कि होता है एंगल बाइसेक्टर का। ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो जुगाड़ से कि हाइट से तो आप बोल सकते हो कि ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, है ना, H फॉर ऑर्थो सेंटर, मैं उसको ऑर्थो सेंटर बोलता हूँ जैसा कि मैंने आपको 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा रखा है। ठीक है। तो हाइट से ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, और सेंट्रॉइड सबको याद होता है। आई से इन सेंटर होता है, वो इजी टू रिमेम्बर है। इन सेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? एंगल बाइसेक्टर का। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने को याद होनी चाहिए। अच्छा, इन सेंटर का फॉर्मूला, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, वो सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले तो देखते हैं हम लोग कि वेक्टर अलजेब्रा में ये जो वेक्टर टर्म है इसका क्या मतलब है ना। अच्छा, उससे भी पहले मैं आपको साइन और कोसाइन रूल बता देता हूँ। ठीक है। साइन, सॉरी, साइन रूल की जरूरत नहीं, कोसाइन रूल बता देता हूँ मैं आपको। कोसाइन रूल ये अपन एसओटी में पढ़ते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स में। ठीक है। इट्स अ वेरी इजी रूल। तो क्या होता है ना कि जैसे अपन ने क्लास 10th में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी ट्रायंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री आप लगा सकते हो। कोई भी ट्रायंगल हो उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। वो कैसे लगाई जाती है वो अपन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, है ना। अब ये ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए जो है, एंगल ए के सामने वाला साइड क्या है? बीसी। तो एंगल ए के सामने वाले साइड का लेंथ हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। एंगल बी के सामने वाला साइड जो है उसको हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। एंगल सी के सामने वाला जो साइड है उसको हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो ये जो लेंथ है ये इसकी बात हो रही है, स्मॉल सी, स्मॉल ए और स्मॉल बी। आ रही है के पास हमें? अच्छा, अब अगर आपको बोलता है
कि आप कॉज ऑफ एंगल ए लिखे, तो पहले तो आप थोड़ा सा घबरा जाओगे, क्योंकि क्या है ना कि आपको बचपन से लेके अब तक सिखाया गया है कि कॉस आप तभी लिख सकते हो जब यहाँ पे 90 डिग्री हो। सही बात है ना, 90 डिग्री हो तभी कॉस लिख सकते हैं, बट व्हाट इफ यहाँ पे कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, देर इज नो राइट एंगल, तो क्या आप कोसाइन लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हो। उसका तरीका जो होता है लिखने का, विदाउट प्रूफ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। वो तरीका जो होता है वो ऐसा होता है कि कॉज ऑफ एंगल ए कैन बी रिटन एज, देखिएगा ध्यान से, पैटर्न समझना है इसमें, इट कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है, आ रहा है समझ में? देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एंगल ए है ना, एंगल ए है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ए को छोड़ के बी और सी आ रहा है, और नीचे पे बी और सी आ रहे हैं, लास्ट में माइनस में ए स्क्वायर लिखा हुआ है। ए एंगल का कोसाइन ऐसे लिख रहे हैं, तो बी एंगल का कोसाइन कैसे लिखेंगे? कॉमन सेंस, साइक्लिसिटी यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बी है तो बी को छोड़ दो, क्या बचा? ए और सी, तो हमारे पास आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये बी है ना तो लास्ट में बी स्क्वायर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे ए है तो लास्ट में ए स्क्वायर लिख रहे हैं उसी तरह से, अपॉन 2, ये जो सी और ए लिखा है इन्हीं का प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा, इस तरीके से लिखा जा सकता है। और सिमिलरली अगर आपको सी एंगल का कॉस वैल्यू लिखना है, सी एंगल का कॉस वैल्यू लिखना है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि, कहाँ गया, हाँ, सी एंगल है ना तो सी को छोड़ के क्या आता है? ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस सी स्क्वायर, और यही ए बी का प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा 2ab। ठीक है, तो दीज आर द कोसाइन वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, इन एनी ट्राइंगल, चाहे ये ट्राइंगल राइट एंगल हो या फिर नहीं हो, लेकिन मैं हर ट्राइंगल में ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, हाँ कॉपी कर लो उसको। अच्छा, साइन रूल की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी नहीं, तो ये आपको मैंने एक छोटा सा प्रीरिक्विजिट बता दिया। कभी भी आपको कोई भी ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है, कभी भी आपको कोई भी ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है जिसमें तीनों साइड का लेंथ दे रखा है, तीनों साइड का लेंथ दे रखा है, तो आप तीनों एंगल निकाल सकते हो। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तीनों साइड की लंबाई दे रखी है अगर आपको, तो आप कोई भी एंगल अगर नहीं भी दिया है, मान लो एंगल ए नहीं दिया है, तो आप उसको हल की हल निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। एंगल बी भी निकाल सकते हो, एंगल सी भी निकाल सकते हो, बशर्ते वी शुड बी नोइंग द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब अब आपका स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेक्चर है दैट विल बी ऑल डेफिनेशन बेस्ड, तो अब मैं वेक्टर चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस वी आर गोइंग टू स्टडी, तो हम बहुत सारी डेफिनेशंस लिखेंगे, और सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होगी। ऐसी ऐसी डेफिनेशंस है जो लोगों को बहुत दिनों तक समझ में नहीं आती है, तो आप इसको ऐसे ध्यान से सुनिएगा, है ना। ऐसा नहीं सोचना कि डेफिनेशन है लिखने वाला काम है तो अपन कुछ और कर ले, बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहला डेफिनेशन है कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। ठीक है, आप सबको अच्छे से पता है कि कोई भी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसको अपन वेक्टर कहते हैं। ऐसे तो अपन देखा जाए तो दुनिया में तीन ही क्वांटिटी होती है, स्केलर, वेक्टर, और क्या होती है तीसरी? एनीवन? करंट क्या होता है? करंट स्केलर होता है, सॉरी, टेंसर। ठीक है, अरे यार एक मिनट ना, ये थोड़ा सा क्रैश करने वाला है, ऐसा मेरे को आभास हो रहा है, जस्ट। ठीक है, टेंसर, टेंसर में एस ओ आर होता है या एस सी आर होता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, है ना, बट ठीक है जो भी। तो तीन क्वांटिटी होती है। अब ये टेंसर आपको पता है क्या होता है अच्छे से, इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। स्केलर और वेक्टर इज मेजरली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, उसको अपन वेक्टर कहते हैं। सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो अपन इसको स्केलर कहते हैं। मैं बिल्कुल समय आपका वेस्ट नहीं करूंगा इन सब बातों में। जैसे कि हो गया, आप अगर वेट की बात करते हो सो वो स्केलर है ना, क्योंकि उसका डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, लेंथ की बात करते हो, मीटर्स, 10 मीटर, स्केलर है, क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। उसी तरह से अगर अपन वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी इज वेक्टर, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है 5 किलोमीटर पर आवर, अगर मैंने बोला है तो इसका मैग्नीट्यूड है 5 kmph, और इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, कुछ ना कुछ दिशा होगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या फिर ईस्ट वेस्ट के बीच में, नॉर्थ वेस्ट के बीच में, एनीवेयर। उसी तरह से फोर्स का भी एक डायरेक्शन होता है। ठीक है,
फिर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड होता है। तो जितने भी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है उसको अपन वेक्टर कहते हैं। मैथमेटिक्स में मैं आपको फिजिक्स की बातें बताऊंगा नहीं, मैं आपको मैथमेटिक्स की डेफिनेशन बताता हूँ सिंपल भाषा में। कोई भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को अपन वेक्टर कहते हैं। एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। एक ऐसा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड मतलब क्या होता है, अपन ने इसको दिशा दे दी है कि भाई तुमको इस तरफ ही जाना है, तो इसको अपन ने दिशा दी है, तो कम से कम इसका कुछ ना कुछ सोर्स पॉइंट रहा होगा, एक ऐसा पॉइंट रहा होगा जहां से इसने शुरुआत ली होगी। ठीक है ना। तो ये जो शुरुआत लेने वाला पॉइंट होता है इसको अपन इनिशियल पॉइंट कहते हैं। और ये वाला जो पॉइंट होता है जहां पे अपन इसको दिशा देते हैं या फिर एरो लगाते हैं, इसको अपन टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। मतलब यहाँ पर वो वेक्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आकाश लोक तक जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है आपको। ये यहाँ पर खत्म हो चुका है, बट ये एरो क्या दर्शा रहा है कि इसका दिशा जो है, इस पूरे वेक्टर की जो दिशा है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस एरोज डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, तो वेक्टर इज सिंपली इन मैथमेटिकल लैंग्वेज एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ओके, क्या हो रहा है, वॉइस लैग कर रही है क्या? एक मिनट, ये डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं इसको दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ। एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है। हर वेक्टर का एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक फाइनल पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट होता है। अच्छा, इसको है ना ऐसा भी कहा जाता है, जो इनिशियल पॉइंट होता है उसको टेल कहा जाता है। ये सब आपको पता होगा, टेल मतलब पूंछ। और जो टर्मिनल पॉइंट होता है उसको हेड कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, 2 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा रिकनेक्शन एक बार चेक करता हूँ। ओके, सो मैथमेटिकल डेफिनेशन जैसे ही हमने देखी कि एनी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। अच्छा, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो होगी कि अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक और डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन नंबर 2। प्रॉपर क्वांटिटी, यहाँ लिखो अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है। ओके, अब देखो ये पॉइंट जो है इनिशियल पॉइंट, इसको अगर मैं ए कह देता हूँ और ये टर्मिनल पॉइंट को बी कह देता हूँ, तो ये वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है? तो इसको अपन डिनोटेड बाय, देखो ये वेक्टर कहाँ से शुरू शुरू हो रहा है, ए से, कहाँ पे खत्म हो रहा है, बी पे, है ना। तो अपन पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे। और क्योंकि ये वेक्टर का डायरेक्शन है, मतलब ये वेक्टर है ना, इट इज हैविंग ए डायरेक्शन, तो हम इसमें ऊपर एक एरो लगाते हैं। ये सारे सिंबल्स आपको अच्छे से पता होंगे क्योंकि अपन ने फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़ा है इसके बारे में। तो जहाँ से शुरू होता है उसको पहले लिखते हैं, जहाँ पे खत्म होता है उसको बाद में लिखते हैं, और ऊपर एक एरो लगाते हैं। तो इसको अपन कहते हैं वेक्टर ए बी, डिनोटेड बाय ए बी, उसके ऊपर एरो, है ना। एंड रेड एज वेक्टर ए बी। ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग इसको है ना सिंपली वेक्टर ए कह देते हैं, सिंपली वेक्टर स्मॉल ए कह देते हैं, इस तरह से। दिख रहा है क्या आपको? कई बार अपन इसको वेक्टर ए ऐसा कह देते हैं, तो कई बार हम इसको लिखते भी इस तरह से है, वेक्टर ए बी और सिंपली वेक्टर ए। ठीक है। तो दो तरीका है, या तो आप इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट से मिलाकर लिख दो, या तो आप उसको सिंगल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर दो, स्मॉल ए, खत्म। अच्छा, अब हम बात करते हैं काम की बात, कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। अच्छा, मैग्नीट्यूड, एक मिनट रुकिएगा। मैग्नीट्यूड लिखने से पहले मैं आपको 3 डायमेंशनल सिस्टम सिखा देता हूँ। ठीक है।
लिखिए 3 डायमेंशनल सिस्टम, बस 3 डायमेंशनल सिस्टम लिखिए, या 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। यार एक काम करो आप लोग, है ना, इसको मत लिखो अभी, इसको मत लिखो। ऐसे क्या, मेरे को 2-3 चीज़ें याद आ रही जो मैं पहले आपको लिखवा दूंगा तो ज़्यादा अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तो इसको अपन बाद में लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है पहले ही लिखवा देना सही रहेगा। जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर क्या होता है, ठीक है। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है उसको अपन जीरो वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, अ वेक्टर which has magnitude 0 is called जीरो वेक्टर। मतलब क्या हो गया कि उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वही उसका फाइनल पॉइंट होगा, है ना, जो उसका इनिशियल पॉइंट होगा वही उसका फाइनल पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख लेंगे, जीरो वेक्टर हैज सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट मतलब वो जहां से चालू हो रहा है वहीं पे खत्म हो जाएगा, तो फिर तो इसको अपन डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये डॉट जहां से चालू हो रहा है तो वहीं खत्म हो गया, है ना। और इस डॉट को अपन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओ नहीं होता है एक्चुअली, एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, रिप्रेजेंटेड बाय, जो जीरो डिजिट होती है उसके ऊपर एरो लगाया जाता है, जीरो वेक्टर, ठीक है। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड। जीरो वेक्टर का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, कोई आपसे अगर पूछे उसका डायरेक्शन तो आप बोलिएगा नॉट डिफाइंड, पता ही नहीं है ना क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज नॉट डिफाइंड। यार एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, कुछ देर तक आज आपको लेक्चर जो है वो थोड़ा सा बर्डन जैसा लगेगा, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको आती है ऑलरेडी, बट मेरे को तो फिर से पढ़ानी पड़ेगी ना, ठीक है। तो भले ही मुझे पढ़ाने में भी शर्म आ रही हो, इतना छोटा छोटा टॉपिक, बट फिर भी मैं तो पढ़ाऊँ, है ना, क्योंकि लिखना जरूरी है, और बहुत सारी चीज आपको नहीं भी आती होगी, आपको फील होगा बीच में कि हाँ यार ये नहीं पता था, तो आप लिखते जाइए बस, एंड हैव पेशेंस ऑफ हाफ एन आवर। लिखिए, जीरो डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज नॉट डिफाइंड, ओके। ओके, अब हम देखते हैं 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर या फिर 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो यार मैं आपसे ना कुछ बहुत बेसिक बातें करूंगा, यहाँ पर भी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। आपको राइट हैंड थंब रूल पता होगा कि अगर आप अपना राइट हैंड यूज करते हो, ये राइट हैंड यहाँ पर रखते हो, है ना, और उसको यहाँ से कर्ल करते हो, तो कर्ल करोगे तो थंब का डायरेक्शन बाहर आएगा, फील कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है आपको, जो आपका राइट हैंड का सबसे छोटा वाला फिंगर है, पिंकी फिंगर, वो यहाँ पे अगर आप फ्लैट रखते हो और उसको ऐसे कर्ल करते हो, तो जो डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रहा है दैट इज थंब का डायरेक्शन, वो थंब का डायरेक्शन जेड एक्सिस होता है।
तो सबसे पहले तो यार एक्स वाई जेड एक्सेस अच्छे से बनाना आना चाहिए। आप कुछ भी आंख बंद करके मत बोल देना कि ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। मतलब आपको ध्यान से थंब का डायरेक्शन देखना है। दिस इज द प्रॉपर डायरेक्शन। एक्स वाई और जेड एक्सेस का ये प्रॉपर डायरेक्शन है। ठीक है। अच्छा, जैसा कि अगर मैं आपसे टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में बोलता, मान लो यहाँ पे जेड एक्सिस नहीं होती और मैं यहाँ पर बोल देता कि एक पॉइंट है मेरे पास, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,5, तो आप क्या बोलते? आप क्या बोलते कि ये वाला पॉइंट पी जो है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना चला होगा? 3 यूनिट। और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कितना चला होगा? 5 यूनिट। सही बात है ना? सही बात है। तो इसीलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट या इस पॉइंट का जो एड्रेस पड़ा वो पड़ा 3,5, है ना? ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 3 यूनिट चला, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में 5 यूनिट चला, तो इसलिए इस पॉइंट का जो डायरेक्शन है वो क्या कहलाया जाएगा? एड्रेस जो है वो क्या कहलाया जाएगा? 3,5। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं यहाँ पे जेड एक्सिस बना देता हूँ और मैं आपको बोलता हूँ कि ये पॉइंट जो है आपकी स्क्रीन से बाहर निकल के आ गया, बाहर निकल कर आ गया स्क्रीन से, और ये हवा में लटक गया। हवा में लटक गया तो ये एक्स एक्सिस में अभी भी 6 यूनिट चला है, वाई एक्सिस अभी भी 5 यूनिट चला है, लेकिन ये क्योंकि बाहर आ चुका है आपकी स्क्रीन से, ये मान लीजिए 3 यूनिट या 4 यूनिट ऊपर आ गया है, तो ये जेड एक्सिस में कितना चला होगा? एक्स एक्सिस में 3 यूनिट, वाई एक्सिस में 5 यूनिट और जेड एक्सिस में 4 यूनिट। समझ में आ रहा है आपको? तो वो जो पॉइंट जहां पर पाया जाएगा, पॉइंट जहां पर पाया जाएगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 3 यूनिट एक्स एक्सिस में, 5 यूनिट वाई एक्सिस में और 4 यूनिट जेड एक्सिस में। तो इसके कोऑर्डिनेट 3,5,4 पाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें हमको आती है। ये सारी चीज़ें हमको 2D में भी आती थी और 3D में हमको कभी पढ़ाया नहीं, फिर भी हमको आती है, बिकॉज कॉमन सेंस का पार्ट है। अच्छा, ठीक है। तो ये तो हो गया, मैंने पॉइंट पी जो है ना, पॉइंट पी जो है उस पॉइंट पी को 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना सिखाया आपको। अच्छा, ठीक है। अब हम सिंपल सिंपल से एक दो और वेक्टर्स देखेंगे, फिर आई विल कम बैक टू दिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगेन ये थोड़ा छोटा बनाया मैंने। हाँ, लिखना मत। आपको पता है आई कैप क्या होता है? बिल्कुल सबको पता होगा। ठीक है, आई कैप सबको पता होगा, जे कैप सबको पता होगा, के कैप सबको पता होगा। तो लेट अस कम टू यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, अगला टाइटल लिखिए आप, यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, यूनिट वेक्टर्स में आइए। तो अगर मैं एक्स एक्सिस की दिशा में 1 यूनिट चलूं, 1 यूनिट चलूं, तो मेरे को एक वेक्टर इतना सा मिलेगा, इस लेंथ का। ठीक है, और इस वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ। तो मैं इसका एरो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ बना दूंगा। ठीक है, तो क्या ये वेक्टर जो है इसका लेंथ मुझे पता है? यस, 1 यूनिट। इसका डायरेक्शन मुझे पता है? हाँ, एक्स एक्सिस की तरफ। तो एक्स एक्सिस की तरफ अगर डायरेक्शन होता है तो अपन उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आई कैप मतलब 1 यूनिट टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, लिखते जाओ लिखते जाओ ना। मेरे को पता है आप सब, आपको ये सब आता है अच्छे से, बट क्या है कि मेरे को आपको नोट्स में ये सब लिखवाना है और ये चीज़ आपको पता भी होनी चाहिए, नहीं पता है बाई चांस तो। जे का आप क्या हो जाएगा? 1 यूनिट टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। और के कैप क्या हो जाएगा? के कैप हो जाएगा 1 यूनिट टूवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, तो 1 यूनिट अगर अपन एक्स एक्सिस की तरफ चले तो उसको आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 यूनिट अगर अपन वाई एक्सिस की तरफ चले तो उसको अपन जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। और 1 यूनिट अगर अपन जेड एक्सिस की तरफ चले तो उसको अपन के कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा, मान लो, मान लो कोई ऐसा वेक्टर है, कोई ऐसा वेक्टर है जो 1 यूनिट एक्स, ध्यान से सुनना है ना, मेरे को सबका अटेंशन चाहिए क्योंकि अब धीरे से मैं वेक्टर्स की असली दुनिया में घुसने वाला हूं। ठीक है, अगर मैं कोई ऐसा पॉइंट बताता हूं आपको या कोई ऐसा वेक्टर बताता हूं जो एक्स एक्सिस में 1 यूनिट चला होगा, वाई एक्सिस में भी 1 यूनिट चला होगा और जेड एक्सिस में भी 1 यूनिट चला होगा, तो उस वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
उस वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस में एक यूनिट, वाई एक्सिस में एक यूनिट और जेड एक्सिस में एक यूनिट, मतलब आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इस तरह से रिप्रेजेंट करते आते थे फिजिक्स में, मैथ्स में। फिजिक्स में भी ऐसी करते हैं, मैथ्स में भी ऐसी करेंगे। तो अगर मैं आपके सामने कोई वेक्टर ऐसा लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब क्या होता है कि दिस वेक्टर हैज ट्रेवल्ड 1 यूनिट in x-axis and 1 unit in y-axis and 1 unit in z-axis। मतलब ये तीनों काम एक साथ किया है इसने। यहां पर अपन क्या पढ़ रहे थे कि अगर सिर्फ एक्स एक्सिस पर एक यूनिट जाएगा तो वन आई कैप बोलेंगे, सिर्फ वाई एक्सिस पर एक यूनिट चलता है तो जे कैप एंड के कैप सिमिलरली। अगर वो तीनों काम करता है कि एक एक यूनिट एक्स वाई और जेड पर चलता है तो उस वेक्टर को अपन क्या कहेंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये भी अपन ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अच्छा, मान लो अगर मैं आपके सामने कोई एक ऐसा वेक्टर, अच्छा इसमें थोड़ी सी जगह छोड़ देना, ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ देना। कोई ऐसा वेक्टर लिखता हूं मैं आपके सामने जो कि 2 यूनिट चला हो एक्स एक्सिस की दिशा में, 3 यूनिट चला हो वाई एक्सिस की दिशा में तो अपन 3 जे कैप लिखेंगे, और 4 यूनिट चला हो अगर के कैप की दिशा में तो अपन उसको 4 के कैप बोलेंगे। इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? हर वेक्टर का एक एक्स कंपोनेंट होता है, एक वाई कंपोनेंट होता है, एक जेड कंपोनेंट होता है। जेड कंपोनेंट अभी तक होता नहीं था, अभी तक आपने एक्स और वाई कंपोनेंट ही पढ़ा होगा, लेकिन आज से अपन जेड कंपोनेंट भी पढ़ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हर वेक्टर का एक एक्स कंपोनेंट होता है, मतलब जितना वो एक्स एक्सिस की तरफ चला होगा। हर वेक्टर का एक वाई कंपोनेंट होता है, जितना वो वाई एक्सिस की तरफ चला होगा। हर वेक्टर का सिमिलरली जेड एक्सिस की तरफ का कंपोनेंट भी होता है, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपको इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे वो भी हम देखेंगे, और इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो भी हम देखेंगे कैसे देखेंगे। मैं आपको डायरेक्टली पूरा फिजिक्स के नॉलेज के बेसिस पर पूरा फर्स्ट लेक्चर आई विल टोटली रिलाई ऑन योर फिजिक्स नॉलेज, एंड मुझे पता है आपको ये चीज पढ़ाई गई है, तो कोई ज्यादा खास दिक्कत नहीं जाएगी। अब मुझे अगर इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है सर, इसमें 2 यूनिट एक्स में चला है तो आई आई पे कैप क्यों लगाएगा? 2 यूनिट एक्स में चला है तो, अच्छा, अरे नहीं नहीं यार, होता क्या है कि एक्स एक्सिस पर मैं 1 यूनिट चलूँ तो 1 आई कैप होता है, 2 यूनिट चलूँ तो 2 आई कैप होता है, 3 यूनिट चलूँ तो 3 आई कैप होता है, और अगर 50 यूनिट चलूँ तो 50 आई कैप होता है। वैसी वाली बात है ना। और वाई एक्सिस पर भी सिमिलरली जितने यूनिट चलोगे उतना जे कैप होगा, और जेड एक्सिस पर भी जितने यूनिट चलोगे उतना के कैप होगा। तो कैप तो आपको लगाना है। कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो कैप है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शन जो है वो क्या है। ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, ठीक है। अल्टीमेटली अगर मैं वेक्टर को ड्रॉ करने जाऊंगा, अगर मैं ड्रॉ करने जाऊंगा वेक्टर को, तो वो ड्रॉ करने पे थोड़ा सा अलग आएगा। मैं आपको फील दिलाता हूँ वेक्टर ड्रॉ करने पे कैसा दिखेगा। हाँ, ये 1 1 1 वाला वेक्टर देखिए कैसा दिखेगा। अ, ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं फोटो बनाता हूँ आपको फील दिलाने के लिए कि 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप वाला वेक्टर कैसे नजर आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी है नहीं, बट इतनी खराब भी नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक 3D व्यू दिलाता हूँ। हाँ, अब हो क्या रहा है कि ये जो हमारा वेक्टर है ना, वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। देखो, ओरिजिन से लेकर ये वाले पॉइंट तक, ये वाले पॉइंट पी तक ओपी लाइन दिख रही है आपको, ये तिरछी वाली, ये ओपी लाइन जो तिरछी वाली है ना, दिस इज द वेक्टर। यहाँ पे एरो लगा दिया मैंने, ये है वो वेक्टर। ये वेक्टर एक्चुअल में बना कैसे है? ये वेक्टर ऐसे बना है एक्चुअल में कि ये 1 यूनिट चला था इस दिशा में और 1 यूनिट चला था इस दिशा में, ठीक है। मतलब बेसिकली आप ऐसा सोचिए कि यहाँ पर आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया एक्स एक्सिस की दिशा में, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया वाई एक्सिस की दिशा में, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जेड एक्सिस की दिशा में। तो एक्चुअल में आपने तीनों तरफ से आपको उसको खींचा है, आपने उसको तीनों तरफ से खींचा है, तो नेट नेट उसका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कहीं बीचों बीच आएगा। सही बात है ना। अगर अपन दो तरफ से खींचते, मान लो एक्स एक्स 1 न्यूटन में इधर खींचता है एक्स एक्सिस की तरफ, और 1 न्यूटन में अगर वाई एक्सिस की तरफ खींचता, तो उसका रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच निकलता। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, पहले तो अपन दो ही तरफ से खींचते थे, अब अपन तीसरी तरफ से भी खींच रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट एक्चुअली स्क्रीन के बाहर आ जा रहा है। तो
ऐसे वेक्टर को अपन क्या बोलते हैं कि वो एक यूनिट एक्स की तरफ खींचा गया है, एक यूनिट वाई की तरफ खींचा गया है, एक यूनिट वो जेड की तरफ खींचा गया है, और रिजल्टेंट रिजल्टेंट या फिर नेट उसको जहां पर खींचा गया है वो ऐसे बीचों बीच खींचा गया है स्क्रीन के बाहर। इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप से। ठीक है, तो आई कैप का मतलब क्या होता है कि एक यूनिट एक्स एक्सिस की तरफ। अच्छा, अगर मैं किसी वेक्टर को अब 2 यूनिट खींचता हूँ एक्स एक्सिस की तरफ, तो देखते हैं कि वो दिखेगा कैसे। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं इस तरह से। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं बोलता हूं कि 2 यूनिट, ये रहा 2 यूनिट एक्स एक्सिस की तरफ खींचा मैंने इसको, 3 यूनिट मैंने उसको वाई एक्स, अटक गया, रुकिए थोड़ा सा।